हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें एक सॉल्व एग्जाम्पल जो है उसमें से एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 ये सॉल्व करके देखना है। एक्चुअली ये एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर पे डिपेंड है, लेकिन नए सिलेबस में इन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर वो बाजू में रख दिए। ठीक है, तो मिक्सअप कर दिए यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया गया है, प्रूव दैट द मेडियंस ऑफ ए ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। आपको पता है कोई भी ट्राइंगल में 4 टाइप्स के सेंटर होते हैं, जैसे इन सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड होता है। आपको पता है इन सेंटर यानी क्या होता है, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। बराबर है, यानी ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी इन सेंटर होता है। बराबर। सेकेंड नंबर ऑर्थो सेंटर, जो अल्टीट्यूड होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उन्हें आप बोलते हो ऑर्थो सेंटर। ठीक। सेंट्रॉइड कैसे बोलोगे, ट्राइंगल में जो मेडियंस होते हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। और बाद में होता है सर्कम सेंटर। तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलता है, यानी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं एक दूसरे को, उसे आप बोलते हो सर्कम सेंटर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो बोला गया है प्रूव दैट द मेडियंस ऑफ ए ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं जैसा ट्राइंगल ABC। ओके, और हमें प्रूव करना है कि मेडियंस ऑफ ए ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, मतलब जो मेडियंस है एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। तो सपोज दिस इज द मीडियन, AD इज द मीडियन, बाद में हम B और CF इस तरीके से हम मीडियन ड्रॉन करते हैं। और आपको पता है कि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी सेंट्रॉइड होता है, और सेंट्रॉइड हमेशा G पॉइंट से हम डिनोट करते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया है, पहले तो मीडियन ड्रॉन किए हैं। ठीक। तो किस तरीके से हम प्रूव करेंगे, जैसे प्रूफ, वेरी सिंपल प्रूफ, लेट ABC be the vertices of a triangle, be the vertices of a triangle, of a triangle। लिखने की जो मेथड है वो ध्यान में रखना है आपको। जैसे यहां पे हमने बोला है कि ABC are the vertices, be the vertices of a triangle, let AD, BE and CF be the medians, let AD, BE and CF be the medians, be the medians, be the medians of ट्राइंगल ABC। ये जो ट्राइंगल ABC यहां पे फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइंगल में मेडियंस कौन सी है, तो AD, BE एंड CF आर द मेडियंस, ये सब मेडियंस है। ओके, अभी ये मेडियंस होने के बाद हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये सब के सब मेडियंस एक दूसरे को केवल एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। एंड दैट इज वेरी सिंपल। तो पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर कंसीडर करते हैं। लेट A बार, B बार, C बार, D बार, E बार एंड F बार बी द पोजीशन वेक्टर्स, बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E एंड कैपिटल F रिस्पेक्टिवली। एकदम सिंपल लैंग्वेज हमने यूज की है यहाँ पे। जैसे ट्राइंगल ABC में वर्टाइसेस कौन से हैं, तो ABC, AD, B और CF क्या है, तो मेडियन है। और लेट A बार, B बार उनके पोजीशन वेक्टर्स हमने कंसीडर किए हैं। यदि AD मेडियन है तो मतलब क्या होता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E is the midpoint of AC और F is the midpoint of AB. So since point D, E and F are the midpoints of BC, बाद में AC and
ए बी रिस्पेक्टिवली, ये तो हमें पता है। और फिर क्या होता है, यदि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बताइए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा जैसे डी बार इज इक्वल टू व्हाट, बी बार प्लस सी बार अपॉन 2 होगा ऐसे। बाद में ई बार इज इक्वल टू व्हाट, ई बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार अपॉन 2, और ई बार इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी एफ बार इज इक्वल टू व्हाट, तो ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार अपॉन 2, एंड सो 2 टाइम्स डी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार, 2 टाइम्स ई बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार, और यहां पे एफ बार 2 टाइम्स एफ बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ऑब्जर्व कीजिए, यदि मुझे इसे इक्वल बताना है तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे यहां पे प्लस ए बी बार ऐड कर दिए तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बन जाएगा। यहाँ पे बी बार यदि ऐड करता हूं तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बन जाएगा। यहाँ पे सी बार यदि ऐड करता हूं तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बन जाएगा, बन जाएगा ऐसे। यानी सबकी जो राइट हैंड साइड है वो सेम हो जाएगी, तो हमें वही करना है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, ए बार, तो मैं क्या करता हूं दोनों साइड में ए बार ऐड करता हूं, जैसे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार हो गया ऐसे। अभी यहां पे क्या जरूरत है, जैसे बी बार की, तो दोनों साइड में बी बार ऐड करता हूं, प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार होगा। यहां पे क्या ऐड करूंगा मैं, जैसे सी बार, तो ट्वाइस एफ बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार हो जाएगा, होगा ऐसे। अभी ये सब होने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये राइट हैंड साइड, ये और ये राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डी बार प्लस ए बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ई बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ बार प्लस सी बार होगा ऐसे। मुझे बताइए यहां पे कितना है, 1 2 3, और सेंट्रोइड फॉर्मूला आपको पता है। If G is the centroid of triangle ABC, ट्रायंगल ABC का यदि G सेंट्रोइड है तो G बार यानी क्या होगा, तो G बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3 होगा, बराबर है। तो यहां पे मुझे चाहिए 3, यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो यहां पे हो गया 2 प्लस 1, चलेगा ऐसे। यहां पे 2 प्लस 1 फिर से, और यहां पे भी 2 प्लस 1, तो इस तरीके से एक पोजीशन वेक्टर्स बन गए हैं। सेक्शन फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो गया है, और इज इक्वल्स टू यहां पे बोलता हूं मैं जी बार से, इसे हम कंसीडर करते हैं जी बार। फिर जी बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जी, वेयर जी बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जी, ऑफ पॉइंट जी। अभी मुझे बताइए क्या होता है, ये जो पॉइंट जी है जिनका पोजीशन वेक्टर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3 है, ये क्या कर रहा है, तो एडी को 2:1 रेशो में, बी को 2:1 रेशो में, और सीएफ को भी 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, यस और नो। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, पॉइंट G divides median AD, BE and CF in the ratio, point G divides each median, हर एक median को, each median B, AD, B and CF divides in the ratio, which ratio 2:1। तो क्या हो गया है, जैसे पॉइंट जी एडी को डिवाइड करता है तो पॉइंट जी लाइज ऑन एडी, पॉइंट जी यदि बी को डिवाइड करता है तो पॉइंट जी लाइज ऑन बी, पॉइंट जी यदि सीएफ को डिवाइड करता है तो पॉइंट जी लाइज ऑन सीएफ। तो मतलब क्या हो गया कि ये सब के सब मेडियन को पॉइंट जी कॉमन है, yes or no? Yes, point G is common to all these, ये हर एक को कॉमन है। So point G is the concurrence point
पॉइंट ऑफ AD B एंड CF बराबर है। तो पॉइंट जी क्या हो जाएगा, हर एक को कॉमन हो जाएगा, एक कॉन्करेंस पॉइंट बन जाएगा। यदि कॉन्करेंस पॉइंट जी है तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, हेंस द मीडियंस, हेंस मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC ऑफ ट्रायंगल ABC आर कॉन्करेंट। क्लियर। तो क्या हो गया, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC आर कॉन्करेंट। तो यहां पे इस तरीके से हमें इसे प्रूव करना है। दैट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, आज तक जो पढ़ा है उस पर से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है। आपको दिया गया था प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, ऐसा हमें प्रूव करना था। तो पहले हमने क्या किया है, ट्रायंगल ABC कंसीडर किया। मीडियंस यदि कॉन्करेंट बताना है तो 3 मीडियंस ड्रॉन कर दिए, बराबर है। हर एक का पोजीशन वेक्टर्स ले लिए। पोजीशन वेक्टर्स लेने के बाद क्या होता है, जैसे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर दिया हमने। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने के बाद ये तीनों में हमें कुछ तो भी रिलेशन फॉर्म करना है, तो कोई तो भी तो साइड हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या किया है, जैसे इसमें A बार ऐड करता हूं तो A बार प्लस B बार प्लस C बार बन जाएगा। यहां पे यदि B बार ऐड करता हूं तो A बार प्लस B बार प्लस C बार बन जाएगा। यहां पे यदि C बार ऐड करता हूं तो A बार प्लस B बार प्लस C बार बन जाएगा ऐसे। तो ये हर एक साइड में इस तरीके से मैंने एडजस्टमेंट की हुई है। तो देखो बच्चों, यहां पे क्या हो रहा है, इनकी जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल बन गई। तो यहां पे हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं, यस। और देखो यहां पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, यदि 3 से डिवाइड करोगे तो, और इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या बोलते हैं, G बार, वेयर G इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट G। अभी इस पर से ये दिखाई दे रहा है कि G क्या कर रहा है, तो AD को, B को और CF को 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। यानी फ्रॉम द अबव इक्वेशन पॉइंट G डिवाइड्स ईच मीडियन internally in the ratio each median AD, B and CF internally in the ratio 2:1। 2:1 इस रेशियो में ये पॉइंट G क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी पॉइंट G लाइज ऑन AD, B एंड CF। यदि ये तीनों की तीनों मीडियन पे यदि G पॉइंट है तो इसका मतलब G कॉमन बन गया, यानी कॉन्करेंस पॉइंट हो गया। और कॉन्करेंस पॉइंट होने के बाद हम क्या बोलेंगे कि हेंस द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। ठीक है बच्चों। एग्जांपल नंबर 6, प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। अभी यहां पे हमें क्या लेना है, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखो बच्चों, यहां पे हम इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉन करते हैं ABC, और एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉन करना है तो समझ लो ये एंगल बाइसेक्टर है। AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, B इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and CF is the angle bisector of angle C। और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हम इसे I कंसीडर करते हैं, I या H कंसीडर करेंगे, क्योंकि I क्या होता है, जैसे पोजीशन वेक्टर लेते समय I कैप वगैरह आता है ना, तो वो नहीं लेंगे, हम H लेंगे, और H का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा H बार। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है। AD बराबर है, तो AD, B और CF ये जो एंगल बाइसेक्टर है कॉन्करेंट है, यानी ये तीनों एंगल बाइसेक्टर को कोई तो भी एक पॉइंट कॉमन रहना चाहिए, बराबर है, एक आधा पॉइंट तो भी कॉमन रहना चाहिए। तो हमें प्रूव करना है। अभी किस तरीके से करोगे, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा 10वीं में भी जाना पड़ेगा हमें। एंगल बाइसेक्टर आपको पता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है। पहले तो हम क्या कंसीडर करते हैं, जैसे BC की लेंथ हम x कंसीडर करते हैं, AC की लेंथ समझ लो y। देखो बच्चों अच्छे से देखो आप,
और ए बी की लेंथ हम जेड कंसीडर करते हैं, इस तरीके से लेंथ कंसीडर कर दी, बराबर है। तो देखो अभी क्या करना है, हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद करना है। कौन सा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और बहुत सिंपल है। क्या होता है? जैसे बीडी अपॉन डीसी, क्या होगा? बीडी अपॉन डीसी, बीडी अपॉन डीसी यानी क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी होगा, और ए बी कितना है? जेड, और ए सी कितना है? वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट डी डिवाइड बी सी इंटरनली इन द रेशियो जेड इज टू वाई होगा ऐसे। सेकंड नंबर ई पॉइंट हम लेते हैं, तो सी अपॉन ए यदि लेते हैं तो बी सी अपॉन ए बी बन जाएगा, यानी एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन जेड बन जाएगा यहां पे। तो पॉइंट ई क्या कर रहा है? ए सी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो जेड इज टू एक्स। अभी इसी तरीके से आपको बताना है ये क्या होगा। यहां पे वाई है तो ये बन गया वाई, और यहां पे यदि एक्स है तो ये बन जाएगा एक्स, बराबर है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें याद करना है 10वीं में से, जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने पढ़ा होगा और वहां पे यूज भी किया होगा। कई कई जगह जैसे थ्योरम ना बोलते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बोला जाता है। तो ठीक है बच्चों, अभी क्या होता है उसी तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है, प्रूव करना है। तो लेट कैपिटल ए बी and C be the vertices of a triangle, बराबर है। ए बी से क्या लिया है हमने? vertices। let ए डी बी and C be the angle bisectors of angle A, angle B and angle C respectively। देखो हमारे जैसे लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई टेक्स्ट बुक का जो जैसे दिया है वैसे ही करना है, ऐसे नहीं होता है। ये तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, हम बहुत फ्री है, फ्रीडम है हमें। ओके, तो हम हमारी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। देखो सिंपल लैंग्वेज यहां पे यूज की है, और उसके बाद क्या करते हैं, जैसा प्रोसीजर इसके पहले किए वही प्रोसीजर हम करेंगे। तो लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार एंड एफ बार बी द पोजीशन वेक्टर्स of the points capital A, capital B, capital C, capital D, capital E and capital F respectively। इस तरीके से हमने यहां पे पॉइंट्स कंसीडर किए हुए। ठीक है, तो देखो अभी क्या होता है। पहले तो हम लेंथ भी कंसीडर करते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू जेड, पहले तो बी सी इज इक्वल टू क्या लेंगे, एक्स, ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, वाई, और ए बी इज इक्वल टू जेड, इस तरीके से। ठीक, सो द पॉइंट डी डिवाइड बी सी, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, यदि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखना नहीं है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अभी सिर्फ आपको समझ के उसे ठीक ढंग से यहां पे उतारना है। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे अभी, जैसे पॉइंट डी, देयरफॉर पॉइंट ई एंड एफ divides BC, AC and AB internally in the ratio, which ratio, Z is to Y, comma AC को Z is to X and AB को Y is to X respectively। इस तरीके से हमने यहां पे कंसीडर किया है। सो बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला,
सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा यहां पे, डी बार इज इक्वल टू उसी तरीके से जैसे इसके पहले किया है, डी बार इज इक्वल टू क्या होगा, y इंटू बी बार प्लस जेड इंटू सी बार अपॉन वाई प्लस जेड होगा ऐसे। सेकेंड, ई बार इज इक्वल टू x इंटू ए बार प्लस जेड इंटू सी बार अपॉन एक्स प्लस जेड, एंड एफ बार इज इक्वल टू व्हाट, x इंटू ए बार प्लस वाई इंटू बी बार अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, तो यहां पे देखो बच्चों, इसे ट्रांसफर करता हूं, जैसे y प्लस जेड इंटू डी बार इज इक्वल टू वाई बी बार प्लस जेड सी बार, x प्लस जेड इंटू ई बार तो क्या होगा, x ए बार प्लस जेड सी बार होगा ऐसे, x प्लस वाई इंटू एफ बार तो क्या होगा यहां पे, x ए बार प्लस वाई बी बार। देखो हमें यदि इनकी राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड सेम करते आती है तो करो। यहां पे यदि एक्स ए बार लिख दिए तो एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार बन जाएगा। यहां पे यदि वाई बी बार लिखोगे तो एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार होगा, और यहां पे यदि जेड सी बार ऐड कर दिया आपने तो क्या होगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। यानी हम इनकी राइट हैंड साइड सेम कर सकते हैं। तो यहां पे कैसे होगा, देखो y प्लस जेड इंटू डी बार प्लस यहां पे हमें चाहिए एक्स ए बार, चलेगा, तो यहां पे एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार बन जाएगा ऐसे। अभी सेकेंड नंबर पे क्या होगा, देखो यहां पे हमें क्या चाहिए, वाई बी बार, तो x प्लस जेड इंटू ई बार प्लस वाई बी बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार हो जाएगा ऐसे। और यहां पे थर्ड नंबर पे क्या होगा, देखो अच्छे से देखना है बच्चों, यहां पे गलती नहीं करना है। अभी यहां पे जेड सी बार ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इंटू एफ बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार होगा ऐसे। मुझे बताइए अभी क्या होता है, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार यहां पे भी है, और समझ लो यहां पे मैं यदि कैसे डिवाइड करता हूं, देखो यहां पे क्या हो गया, एक्स वाई और जेड, यहां पे भी एक्स वाई और जेड, तो हर एक को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। तो यहां पे बन जाएगा, देखो y प्लस जेड इंटू डी बार प्लस एक्स इंटू ए बार डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा ऐसे। तो यहां पे भी होगा एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। बाद में एक्स प्लस जेड इंटू ई बार प्लस वाई बी बार अपॉन क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। बाद में एक्स प्लस वाई इंटू एफ बार प्लस टू जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा ऐसे। इस तरीके से हमने किया है। तो देखो इनकी राइट हैंड साइड हर एक जगह कैसे दिखाई दे रही, सेम। तो क्या होगा यहाँ पे, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू होगा y प्लस जेड इंटू डी बार प्लस एक्स ए बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां पे होगा एक्स प्लस जेड इंटू ई बार प्लस वाई बी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आखिरी में हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एफ बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इनके साथ बोलते हम एच बार से। अभी एच बार क्या है, देखो यहां पे हर एक जगह राइट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड के साथ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एच बार क्या है, तो हियर एच बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एच, ऑफ पॉइंट एच। तो मुझे बताइए इस इक्वेशन पर से क्या पता चल रहा है कि एच जो है एडी को, बीई को और सीएफ को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन,
it is clear that point capital H divides किसे? AD, बाद में BE and CF internally, पॉजिटिव है तो इंटरनली, in the ratio, देखो बच्चों, रेशो लिखते समय ठीक ढंग से लिखो। H क्या हो रहा है? AB को तो X is to Y plus Z, कॉमा B को क्या होगा? Y is to X plus Z होगा ऐसे, और C को क्या होगा? Z is to X plus Y रिस्पेक्टिवली। तो इस पर से हम क्या बोल रहे हैं? जैसे H कॉमन हो गया हर एक को, AD, B और CF, तो ये तो ये इनका क्या बन गया है? कॉन्करेंस पॉइंट। हेंस H इज द कॉन्करेंस पॉइंट ऑफ AD, B and CF. Okay, and hence and therefore we say that, क्या बोलोगे आप? तो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर याद किया है और उसे यूज करते हुए इसे सॉल्व किया है। ठीक ढंग से यदि देखोगे, रिपीट करके देखोगे तो याद हो जाएंगे वैसे ही आपका, ठीक है। और एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं, डबल मेथड नहीं। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज लेक्चर, prove that the line segment joining the midpoints of adjacent sides of a quadrilateral forms a parallelogram। बहुत ही सिंपल है, कोई भी क्वाड्रिलेटर ले लो आप, कोई भी, ठीक है। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल लेना चाहिए, 4 साइड होना चाहिए, ABCD विद एनी क्वाड्रिलेटरल, बराबर है। और उन्होंने क्या बोला है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, इनके मिड पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं। सपोज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of DC, और यहां पे PQR S is the midpoint of AD, ठीक है। तो इन्हें जॉइंट करने के बाद जो क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होता है उसे हमें पैरालेलोग्राम बताना है। When the quadrilateral becomes a parallelogram, कब quadrilateral parallelogram होगा? First, if their opposite sides are parallel to each other, यदि opposite sides parallel है तो parallelogram बनेगा। If the opposite sides are congruent to each other, congruent है तो भी parallelogram बनेगा। If the diagonals bisect to each other, तो भी parallelogram बनेगा। देखो बच्चों, अपने पास टोटली 3 मेथड्स हैं। एक तो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट बता दो, पैरेलल बता दो, या तो डायगोनल बाइसेक्ट करके बता दो, बस इस पे हम लोग पैरालेलोग्राम बोल सकते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे क्या किया है, पहले प्रूफ करते समय वही मेथड से हम सॉल्व करने वाले, वही मेथड, कुछ डिफरेंट नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट ABCD ABC and D be the vertices of a quadrilateral। समझ लो ABCD क्या है, vertices है quadrilateral। Let point PQR and S be the midpoints of AB, BC, CD and AD respectively। ओके, देखो अभी यहां पे क्या किया है, A, B, C and D are the vertices of a quadrilateral, let point P, Q, R and S be the midpoints of A, B, B, C and C, D respectively, A, B, B, C, C, D and A, D respectively। Let A bar, B bar, C bar, D bar, F bar, P bar, Q bar, R bar and S bar
be the position vectors of the points capital A, capital B, capital C, capital D, capital P, capital Q, capital R and capital S respectively. इस तरीके से हमने किया है. ओके, सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यस, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? अकॉर्डिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला P बार इज इक्वल्स टू होगा A बार प्लस B बार अपॉन 2. Q बार क्या होगा? तो Q बार इज इक्वल्स टू B बार प्लस C बार अपॉन 2. R बार होगा यस D बार प्लस C बार अपॉन 2 और यहां पे S बार होगा जैसे A बार प्लस D बार अपॉन 2 होगा. ऐसे देखो 2 को यदि ट्रांसफर करता हूं 2 टाइम्स P बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार, 2 टाइम्स Q बार इज इक्वल टू B बार प्लस C बार होगा, 2 टाइम्स R बार इज इक्वल टू D बार प्लस C बार और यहाँ पे 2 टाइम S बार इज इक्वल टू A बार प्लस D बार. इस तरीके से हमने लिया है. अभी क्या होता है, हमें प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है हमें? जैसे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है ये पैरालेलोग्राम है, ऐसे हमें प्रूव करना है. एंड दैट्स वेरी सिंपल. पहले मैं PQ बार फाइंड आउट करूंगा. नाउ PQ बार जाने दो, ये ऐसे ही रखते हैं हम, जाने दो, ठीक है. तो PQ बार क्या होगा? यहां पे PQ बार इज इक्वल टू Q बार माइनस P बार होगा. तो देखो बच्चों अभी है Q बार क्या है? B बार प्लस C बार अपॉन 2. P बार है A बार प्लस B बार अपॉन 2. तो यहां पे 2 इज द एलसीएम. देन व्हाट? B बार प्लस C बार माइनस A बार माइनस B बार होगा. ऐसे B बार गेट कैंसल. तो यहां पे C बार माइनस A बार अपॉन 2. ठीक है ना. तो PQ बार, इसे हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं? फर्स्ट. जैसे PQR फाइंड आउट किए तो SR बार फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट बताना है हमें. इसलिए क्या किया है? PQ बार फाइंड आउट किया तो SR बार फाइंड आउट करेंगे. SR बार का मतलब हो गया R बार माइनस S बार. R बार क्या है? तो D बार प्लस C बार अपॉन 2 और S बार क्या है? तो A बार प्लस D बार अपॉन 2. ठीक है ना. तो 2 यहां पे, तो D बार प्लस C बार माइनस A बार माइनस D बार. तो यहां पे D बार गेट कैंसल. तो C बार माइनस A बार अपॉन 2 बन जाएगा. इसे इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं. इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखो क्या हो रहा है, उनकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पर से हमें क्या पता चल रहा है कि PQ बार इज इक्वल टू SR बार है. PQ बार और SR बार यदि इक्वल वेक्टर है तो इसका मतलब हो गया है PQ बार इज पैरेलल टू SR बार. अभी देखो कोई भी एक अपोजिट साइड की पेयर कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल होती है तो बन जाएगा पैरालेलोग्राम. So the hence adjacent side, opposite side of quadrilateral PQRS is parallel as well as congruent. Is parallel. One pair of opposite side बोलेंगे तो भी चलेगा. One pair of opposite sides of quadrilateral PQRS is parallel as well as congruent. Hence quadrilateral PQRS is a parallelogram. quadrilateral PQRS क्या बन गया है? पैरालेलोग्राम. तो इतना सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है. इतना सिंपल प्रॉब्लम होता है वेक्टर में, सिर्फ आपकी मेहनत जरूरी है. चलो, तो कल के लेक्चर्स में हम यहाँ पे 5.2 एक्सरसाइज तक का जितना भी पोर्शन टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो सब कंप्लीट कर चुके होंगे. 5.2 तक का और 5.3 से लेके तो 5.6 तक हमारे ज़्यादा से ज़्यादा
10 या 15 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। बाद में हम लाइन और प्लेन 15 या 20 दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी जब आपका लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, क्लास चालू हो जाएंगे, उस टाइम में आपका फर्स्ट पेपर 80% कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, और अभी भी बोल रहा हूं कि जो सिलेबस कम होने वाला है, तो सिलेबस यदि कम समझ लो बहुत कम हो गया तो प्रॉब्लम आपका हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई करो, हर एक सब्जेक्ट को सीरियसली लो। हम लोग कोई जूम ऐप पे या गूगल इस पे नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि कनेक्टिविटी हर एक के पास नहीं होती है। हर एक के पास जब वो घर पे रहेंगे तो मोबाइल अवेलेबल रहेगा, ऐसा नहीं होता है। और एक बार वो लेक्चर हो गया, ख़त्म हो गया कि उसके बाद आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बराबर है, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो डबल वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे वीडियोस जो है ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जब चाहो तब आप उसे ओपन करके देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, इसलिए वीडियोस डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपके फायदे की बात है। हमारा तो यहाँ पे टेंशन है क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हमें कम से कम 6 घंटे लग रहे हैं, कम से कम 6 घंटे प्रोसीजर होती है उसकी। वीडियोस लेना, बाद में यानी शूट करना, बाद में एडिटिंग करना, बाद में एक्सपोर्ट करना, उसके बाद कॉम्प्रेस करना, और उसके बाद फिर आपके लिए अपलोड करना। ये सब प्रोसीजर में जाता है और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। दिन पूरा चले जा रहा है। यदि क्लास रहता तो 1 घंटा आते थे, पढ़ाते थे और निकल जाते थे, अच्छा होता था। ठीक है, और टेंशन वाला। और आपकी नोट्स हम लोग यानी नोट्स अवेलेबल करवा दे रहे 15 दिन के अंदर। तो जिन बच्चों के तरफ सेकंड इंस्टॉलमेंट बाकी है उन्होंने कंप्लीट करना है। जब क्लास में आओगे तो नोट्स साथ में होना जरूरी रहेगा। जो बच्चे कंप्लीट करेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट उन्हीं को नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। 15 दिन में नोट्स अवेलेबल हो जाएगी। ओके।